This video is about an application writing in which we will discuss everything in detail. First, we will discuss the writing style in block and semi-block style, indent, the space in the starting line of a paragraph, and the things to avoid while writing an application. Redundancy, contraction of the words. Redundancy means the repetition of words with same meaning. All of the above, a sample application in which by making little changes we will write multiple applications. That will be 10 in 1. A general application will change in 10 other applications. Must watch this video till end, so let's get started. Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. In this video you are going to learn the application writing method. Application writing method को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. एप्लीकेशन जो है ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है. फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि इसमें आपने फॉर्मल रहकर पूरी एप्लीकेशन को फॉर्मल रहकर ही लिखना होता है. इसमें इनफॉर्मल वर्ड, स्लैंग्स या कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को अवॉइड करना होता है. तो अब एप्लीकेशन राइटिंग जो स्टाइल है उसको डिस्कस करते हैं और फिर एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वो एप्लीकेशन एक सैम्पल भी होगी. और ऐसे तलबात जिन्होंने अपने पेपर की तैयारी में एप्लीकेशंस को तैयार नहीं किया और अब वो परेशान है कि एप्लीकेशंस अगर उनकी ज़्यादा है मतलब और जिनकी चॉइस होती है लेटर और एप्लीकेशन के दरमियान, तो ये एप्लीकेशन उनके लिए ब्लेसिंग या एक गिफ्ट से कम नहीं होगी कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर एक सब्जेक्ट और बॉडी के अंदर एक लाइन चेंज कर लेने से वो एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर तब्दील हो सकती है. तो जो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, किसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं, किसके कम मिलते हैं. लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग दोनों के सेम नंबर, बराबर नंबर ही मिलते हैं. इसमें कोई ये नहीं है कि ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि लेटर के नंबर ज़्यादा मिलते हैं और एप्लीकेशन के कम मिलते हैं. अगर दोनों सही लिखी हुई हों दोनों बराबर नंबर ही देंगे आपको. और जो राइटिंग है वो राइटिंग स्टाइल है वो बेसिकली फॉर्मल रिक्वेस्ट है. अब पहले हम शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग को. देखिए स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि एप्लीकेशन को राइट से स्टार्ट करें या लेफ़्ट से स्टार्ट करें. तो बेटा जो दो स्टाइल्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक स्टाइल और दूसरा सेमी ब्लॉक स्टाइल. तो दोनों के अंदर आप लिख सकते हो. इसमें कोई नंबर का फ़र्क नहीं होता कि अगर आप राइट पे लिखते हो तो उसके नंबर कम मिलेंगे, लेफ़्ट पे लिखते हो तो उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे. नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है. आप ब्लॉक स्टाइल के अंदर लिखना चाहें या सेमी ब्लॉक स्टाइल के अंदर लिखना चाहें. तो ब्लॉक स्टाइल बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर इंडेंट नहीं होता. राइटिंग स्टाइल के अंदर इंडेंट जो है वो पैराग्राफ लिखने में जब आप एक पहली लाइन के अंदर स्पेस देते हैं उसे इंडेंट कहते हैं. मतलब हमने यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट करना है और ये हमारी मार्जिन लाइन है और फिर हम यहाँ पर 5 स्पेस देते हैं जो कंप्यूटर और आपके मोबाइल फ़ोन में होती है. लेकिन जब आप राइटिंग पेपर पे कर रहे होते हैं तो ABCD और E 5 वर्ड्स जितना जो आप स्पेस देते हो. और यहाँ से अब अगर मैं एक पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, द वर्ड चॉइस ऑफ अप टू सो ऑन, मतलब कि इससे आगे. तो ये जो स्पेस होगी जो मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले मार्जिन लाइन से दी है, इससे इंडेंट कहते हैं. तो जो ब्लॉक स्टाइल है इसमें इंडेंट नहीं दिया जाता. हर लाइन मार्जिन लाइन से ही स्टार्ट होती है और एंड वो चाहे जहाँ भी हो. तो इस स्टाइल में हम जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो अब हम मार्जिन लाइन से ही मतलब इसे स्टार्ट करते हैं. मैं आपको लाइंस लगा कर बता सकता हूँ कि आप इसी लाइन से स्टार्ट करते हो. द प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन उसका कॉलेज है या स्कूल है, फिर उसका सिटी, फिर आप यहाँ पर सर लिखते हैं और फिर यहाँ से ही पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं.
ये पैराग्राफ आपका 3 लाइनों 4 लाइनों को जहाँ भी एंड होता है, मीन्स यहाँ पे एंड हुआ है, फिर दूसरा पैराग्राफ भी आप उसी लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्टाइल है इसे ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। और एंड में जो आप योर्स ओबीडेंटली XYZ लिखते हैं तो वो भी इसी लाइन से, मतलब मार्जिन लाइन से स्टार्ट होता है और वह एंड होता है। तो ये जो स्टाइल है इसे ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। और सेमी ब्लॉक स्टाइल जो है उसमें इंडेंट आप देते हैं, जिसमें आप अपना यहाँ से, मतलब कि एंड में यहाँ द प्रिंसिपल, उसका इंस्टीट्यूशन, उसका सिटी, और फिर यहाँ से सर लिखने के बाद आप पैराग्राफ स्टार्ट जब करते हैं तो वो इंडेंट जितना स्पेस जो है इंडेंट देकर उससे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मतलब वो अगर 1 2 3 पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे वो इंडेंट स्पेस देकर आप लिखते हैं। और उसके बाद जो एंड में आप योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पे। तो ये सेमी ब्लॉक स्टाइल है जो हमें शुरू से स्कूल वगैरह या जब भी हमने पढ़ा है तो इसी स्टाइल में ही पढ़ाया टीचर्स ने। तो आज जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो हम सेमी ब्लॉक स्टाइल के अंदर ही लिखेंगे। वैसे दोनों स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो आज जिस एप्लीकेशन को हम लिखेंगे एज अ सैम्पल, उसी के अंदर हम एप्लीकेशन राइटिंग स्किल्स को भी डिस्कस करेंगे। और वो एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है कि वो उन तलबात के लिए जिनकी अभी तैयारी नहीं थी, उस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। अब इन दो पेज ही कंसीडर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न जो है हमारा, हम फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं विद द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन टू होम वी आर राइटिंग। जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका ओहदा लिखते हैं। इफ़ ही इज़ अ हेड मास्टर यू विल राइट द हेड मास्टर। अगर वो प्रिंसिपल है तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जो स्पेलिंग हैं वो PAL हैं। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो असूल वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं PLE। इसको याद रखने का एक तरीका है कि अगर आप पाल जो है इससे दोस्त भी कहते हैं वर्ड को, प्रिंसिपल को आप अपना फ्रेंड ही समझ लें। और जब कभी भी आप प्रिंसिपल लिखें तो उसके एंड में पाल PAL लिखें, PLE ना लिखें। PLE असूल बन जाता है। तो इसके बाद कॉमा, और जिस इंस्टीट्यूशन का वो प्रिंसिपल है उसका नाम, क्योंकि हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे तो फिर हम एब्रीविएशन A.B.C लिखेंगे और यहाँ पर कॉलेज लिख देते हैं, कॉलेज का नाम, कॉमा। और जिस सिटी में वो हैं प्रिंसिपल उसका नाम A.B.C। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सिटी या कॉलेज मेंशन नहीं कर रहा, इसलिए ABC। इट्स योर चॉइस टू राइट वट एवर द सिटी ही बिलोंग्स टू। जो भी कॉलेज है जिससे भी वो ताल्लुक़ रखता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। हमारा जो मौजू है जिस पर हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप अब हम यहाँ पर जो सैम्पल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो अगर आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख रहे हैं, चेंज इन सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग यू विल मेंशन हेयर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। और उसके बाद हमने लिखना होता है एड्रेसी। जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड लिखेंगे कि अगर वो फीमेल हैं तो फिर हम लिखेंगे मैडम, और अगर वो मेल हैं तो फिर हम लिखेंगे सर। तो जो सर या मैडम, उसके बाद डायरेक्ट कॉमा आता है, क्योंकि जब कभी आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं।
अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन या आप एक गलती, अब इसमें एक गलती है जो स्टूडेंट हैं वो लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। दो वर्ड विद अ सिंगल मीनिंग, रिस्पेक्टेड मोहतरम, सर मोहतरम, और ये रिपीटिशन हो रही है। ग्रामर के अंदर दो चीज़ों को दोहराना एक ही मीनिंग के, वो सही नहीं होता। इट मस्ट बी कंसाइज। आप हर सेंटेंस को कंसाइज लिखने की कोशिश करें, रेपिटिशन ना हो। रिस्पेक्टेड जो है वो ना लिखें सर के साथ तो बेहतर होगा। और अगर इसकी और एक मिसाल ले लें तो शाउटेड लाउडली, ग्रामर के अंदर अगर आप लिखते हैं शाउटेड लाउडली, स्माइल्ड हैप्पीली, शाउटेड लाउडली और स्माइल्ड हैप्पीली, जब बंदा हंसता है तो वो खुशी होता है, तो फिर दोबारा आप हैप्पीली या लाउडली शाउटेड अगर लिख लेते हैं तो लाउडली लिखने की क्या ज़रूरत है, स्माइल्ड लिख लेते हैं तो हैप्पीली। ऑल्दो दीज आर करेक्ट इन दीज फ्रेजेस, ये ठीक है एम्फसाइज डालने के लिए, ज़ोर देने के लिए ठीक है, लेकिन कंसाइज रहने के लिए हमें इन दोनों की एडिशन यहाँ नहीं करनी चाहिए। और आप यहाँ पर सिर्फ सर लिखें, रिस्पेक्टेड सर की एडिशन ना करें, रेपिटिशन ना करें तो बेहतर है। उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है हमारा, एप्लीकेशन 3 पैराग्राफ पर होनी चाहिए, सो इट मे लुक इफ़ेक्टिव, या एक अच्छी एप्लीकेशन 3 पैराग्राफ पर लिखनी चाहिए या लिखी जाए। तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसके अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन और पर्पज़ ऑफ राइटिंग, जो मकसद है हमारा, हम उसको बयान करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट जो हमने उठाया उसको हम डिस्कस करते हैं पहले पैराग्राफ के अंदर। और हमेशा याद रहे कि इंडेंट के बाद जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो रिस्पेक्टेड वर्ड्स के तरह जो इखलाकी अल्फाज हों वो इस्तेमाल करें। जैसे उर्दू में मैं कह सकता हूँ कि आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं इल्तमास बेकमाल सद अदब व एहतराम है कि फिदवी आपके ज़ेर साया क्लास नौम या जमात 11वीं का तालिब इल्म है। तो इस तरह इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद रेवरेंस, विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली, समथिंग लाइक दैट। और इस तरह के अल्फाज जब आप स्टार्ट करेंगे, एक इंडेंट स्पेस देने के बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इंतहाई अदब के साथ, इट इज़ स्टेटेड, गुजारिश है कि, दैट के आई एम, यहाँ स्पेस है लिख सकते हैं, आई एम अ बोनाफाइड बोनाफाइड मीन आपका रियल, हकीकी, अथेंटिक, विदाउट एनी फ्रॉड, कि मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं हकीकी आप ही का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। और उसके बाद अब हम इंट्रोडक्शन, आप सोच रहे होते हैं, आप अपने आप को ही ज़्यादा फोकस कर लेते होते हैं, जिसमें आप यहाँ पर इतना इंट्रोडक्शन नहीं देना कि आप अपने वालिद का नाम, अपनी जगह, अपना जहाँ रहते हैं वो चीज़ें मेंशन कर दें। आपने वो इंट्रोडक्शन लिखना है जो कि रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल को। आप यहाँ पर सेक्शन का नाम या अपना रोल नंबर या अपना ये बताना है कि आप उनके स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आप मज़ीद ज़्यादा इसमें ना जाएं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। और उसके बाद आप लिखें कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आजिज़ी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट यू टू। अब जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हम लिखेंगे। हमें बीमारी के लिए मतलब अगर आप बीमार हैं उसके लिए छुट्टियां चाहिए तो आप लिखेंगे ग्रांट मी लीव फॉर
1 वीक। मैंने यहाँ 1 वीक मेंशन किया, आपको जितनी छुट्टियाँ चाहिए आप लिख सकते हैं। और डेट अगर आप मेंशन कर देते हैं तो ठीक है, फ्रॉम 5th मई टू 12th मई, 5 मई से 12 मई तक की छुट्टियां चाहिए। और उसके बाद आप रीज़न भी बताएंगे कि बिकॉज आई एम सीरियसली इल and I cannot attend the college. अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बता दूँ कि आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी एप्लीकेशन लिखते वक्त। कैन नॉट को मिलाकर या आप आई एम को मिलाकर आप इस तरह और कैन नॉट को इस तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से अवॉइड करना है और कोई स्लैंग वर्ड्स या आप किसी तरह के इनफॉर्मल वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जब आपका एक वर्ड जो लाइन में अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, लिखा नहीं जा रहा होता, तो उसके लिखने का स्टाइल ये होता है कि आप एक सेलेबल वहाँ लिखेंगे तो दूसरा सेलेबल जो है वो यहाँ पर आकर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पर सी आ जाए अकेला और सी वहाँ लिख के COLOLLEGE यहाँ लिख दे, ऐसा नहीं होता। कॉल और लेज यहाँ पर 2 सेलेबल हैं, वो अलग-अलग हमने लिख दिए। एंड आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। अब यहाँ तक हमने बात कर दी पहले पैराग्राफ के अंदर कि इंट्रोडक्शन और उसके बाद जिस चीज़ के लिए पर्पज़ आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बाद में आप सेकंड जो पैराग्राफ उठाएंगे उसमें आप वो चीज़ें बताएंगे कि जिसकी वजह से वो जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको छुट्टियां दे, उसकी रीज़न कि आप कोई ऐसे बच्चे तो नहीं हो कि अक्सर छुट्टियां करते हो और आपकी हमेशा एप्लीकेशन आ ही रहे, या जो एप्लीकेशन वो ग्रांट करें तो किस बेस पे करें, वो रीज़न आपने यहाँ पर लिखनी होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई प्रेयर मेरी गुज़श्ता एकेडमिक रिकॉर्ड्स वैलिडेट माई diligence and dedication to study। कि जो मेरे गुज़श्ता तालीमी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरी तालीम के साथ लगन और मेहनत को की तौसीक करते हैं कि मुंह बोलता सबूत है, मतलब कि उस बात की वाज़े दलील है कि जो मेरे गुज़श्ता तालीमी रिकॉर्ड्स हैं। और उसके बाद आई विल एवर एंडिवर, मैं हमेशा कोशिश करूँगा, ट्राई हार्ड टू अपहोल्ड my exceptional पर, और वहाँ छोटी डैश हाइफन जिसे आप कहते हो, और उसके बाद परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। अब के मुस्तकबिल में मैं अपनी इस गैर मामूली एक्सेप्शनल एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए, अप होल्ड का मतलब होता है बरकरार रखने के लिए, हमेशा कोशिश करूँगा। और आई विल बी
obliged to you, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, if you consider my application sympathetically हमदर्दाना तौर पर अगर आप इसको कंसीडर करते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। और उसके बाद आप जो तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं उसमें आप थैंक्स, शुक्रिया अदा करते हैं एडवांस में कि प्रिंसिपल अगर वो आपका ये काम कर देते हैं तो उनका बेहद शुक्रिया। तो आप एक लाइन लिखते हैं कि थैंक यू इन एंटिसिपेशन, पेश की शुक्रिया। और एंड में आपने लिखना होता है कि आपका फर्मा बरदार, योर्स ओबीडियंटली। अब अगर आप यहाँ योर लिखते हैं तो ओबीडियंट लिखेंगे, ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे। अगर योर्स लिखेंगे तो ओबीडियंटली लिखेंगे। और योर्स में एस से पहले कॉमा नहीं डलता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं डलता, जो कुछ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ये एक पोजेसिव प्रोनाउन जो है यू का, उसके लिए यूज़ हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर योर्स ही लगेगा। और आपने अपना नाम मेंशन करना होता है। यहाँ पर मैं एब्रीविएशन दे रहा हूँ, आपका जो भी नाम हो XYZ वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपने डेट लिखनी है May 4, 2022, May 4 और 2022। ये जो आपका पैटर्न है, इसको फॉलो करके आप एक इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लिखें डेजिग्नेशंस, उसका इंस्टीट्यूशन, उसका सिटी, और सब्जेक्ट के अंदर एड्रेसी, और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ जिसके में इंट्रोडक्शन और रिक्वेस्ट होती है, पर्पस ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन, और उसके बाद आप रीज़न बताते हैं कि आपको छुट्टियाँ जो मिलें वो किस बेस पर मिलें, और आपने लास्ट में थैंक्स पे करना है, और उसके बाद योर्स ओबीडियंटली XYZ। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसी एक एप्लीकेशन को हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर बदल सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने लिखनी है एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो आप यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और यहाँ पर जो लाइनें ये हैं, ये तब्दील कर देंगे। यहाँ पर आपको बीमारी के लिए, मतलब कि आपकी जो तबीयत आप सेट है उसके लिए छुट्टियाँ मांग रहे थे, अब यहाँ पर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए ग्रांट मी लीव फॉर, बिल्कुल भी उसी तरह लिखेंगे कि मुझे छुट्टियाँ चाहिए ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, यहाँ भी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ कह देते हैं, बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। And I cannot attend the college
इसलिए मुझे एक हफ़्ते की छुट्टियां चाहिए और उसके बाद बाकी जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। ऊपर नीचे एप्लीकेशन बिल्कुल वही रहेगी, सिर्फ ये 2 लाइनें चेंज कर लेने से आपकी एप्लीकेशन तब्दील हो जाएगी एक और एप्लीकेशन के अंदर। और इसी तरह अगर आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, अब मैं इसको एडिट करता जाता हूँ, आप देखते जाएं कि किस तरह से एक एप्लीकेशन को आप डिफरेंट एप्लीकेशन में तब्दील कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप सब्जेक्ट यही लिखेंगे और उसके बाद आप इन लाइंस पर, जो कि यहाँ पर लाइनें हैं हमारी, इनको मैं रेज़ कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ लाइनें। अब देखें सब्जेक्ट हमारा होगा कि एप्लीकेशन फॉर द इशुएंस ऑफ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप लिखेंगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। अब ग्रांट मी की जगह आप लिखेंगे इशुएंस ऑफ माई कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और बिकॉज माई फैमिली हैज़ बीन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद और एनी अदर सिटी, यू कैन मैंशन वट एवर यू वांट। जिस भी शहर का नाम आप मेंशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी है एंड आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडी देयर, और मैं वहाँ पर अपनी तालीम को जारी रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, आपका सब्जेक्ट ये बन जाएगा और आप लिखेंगे ग्रांट मी फ़ी कंसेशन बिकॉज माई फादर्स इनकम इज़ वेरी लो, ही कैन नॉट बेयर माई कॉलेज एक्सपेंसेस। उसके बाद है अगर आप लिख रहे हैं रिमिशन ऑफ फ़ाइन, एप्लीकेशन फॉर द रिमिशन ऑफ फ़ाइन, तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा और आप लिखेंगे कि रिमिट माई फ़ाइन बिकॉज आई एम अ पुअर स्टूडेंट, आई हार्डली बेयर माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस। और एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, तो आप लिखेंगे कि रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी स्कॉलरशिप बिकॉज आई एम अ नीडी स्टूडेंट, या आप ये भी लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। और उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं कि आपको री एडमिशन, दोबारा उसी कॉलेज में दोबारा एडमिशन चाहिए, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द परमिशन ऑफ री एडमिशन, तो आगे लिखेंगे ग्रांट मी री एडमिशन फॉर माई सॉरी, तो आगे आप लिखेंगे कि ग्रांट मी परमिशन फॉर माई री एडमिशन इन द कॉलेज सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई एजुकेशन, और बाकी वही पैटर्न रहेगा। और उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी, तो नीचे लिखेंगे आप ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक बिकॉज देयर इज़ ए मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर एंड आई हैव टू मैनेज ऑल द वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज। और उसके बाद बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। और अगर आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर चेंज इन सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि प्लीज़ ग्रांट मी परमिशन टू चेंज माई सब्जेक्ट्स बिकॉज द प्रेजेंट सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स आर रादर टफ फॉर मी। और अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर एपोलोजाइजिंग द मिसकंडक्ट एट कॉलेज, कॉलेज में किसी टीचर के साथ मिसकंडक्ट करने की वजह से आप वो एक एपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि ग्रांट मी पार्डन फॉर माई मिसबिहेवियर विद वन ऑफ माई टीचर एट कॉलेज। और उसके बाद आप बाकी सेम रहने देंगे। इन एप्लीकेशंस के अंदर मॉडिफिकेशंस आप अपने अल्फाज से कर सकते हैं। आप इसको जस्ट एक एग्ज़ाम पेपर की तैयारी के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी हमेशा इस पैटर्न को याद रखें, ताकि अगर कोई आपसे कहे कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख कर दें क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये पैटर्न पता हो, कुछ अल्फाज अपनी तरफ से लिख कर आप उसे एप्लीकेशन लिख देने के काबिल हों। आज की इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं
और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नए नज़रिए, नई सोच के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने टीचर इरफान लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।